हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो फिर से हाजिर हूं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव गेस का क्वेश्चन जो कि पक्का चांस है कि एग्जाम में टपक जाएगा। तो मैं चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें सवाल है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ओके, चलिए तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण, है ना, मुख्य कारण क्या थे। व्हाट वेर द मेन कॉजेज ऑफ द 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इंग्लिश को आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। हम हिंदी आपको अंडरस्टैंड कर दो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो आप इंग्लिश को समझ लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना। तो देखिए 1848 फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। कौन? सभी जो लोग जनता थे, क्रांतिकारी जो प्रतिक्रियावादी थे और निरंकुश जो शासक थे उसको चाहते थे कि समाप्त हो जाए। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे, है ना। लोग जो है उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे, मतलब एक कानून से कोई शासन चले, है ना। जो भी शासन चले एक वैधानिक चले, कानून के नियम से चले। इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, है ना। इटली और जर्मनी में जो क्रांतिकारी जो एकीकृत है, एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। अन्य स्थानों में निरंकुशवाद और से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन गया था। तो यही कारण है 1848 में फ्रांसीसी के मुख्य कारण, ठीक है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश वाले मेरे प्यारे देख लो इंग्लिश का। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज रीजन्स फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए सारा यहाँ पे दिया हो। मे भी कहीं ना कहीं अगर मे भी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो सॉरी, इसके लिए आप थोड़ा इसको मैनेज करें। ओके, चलिए बाकी फिलहाल लगभग सही है। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए खूनी रविवार क्या है, अगर नहीं लिए तो पीछे स्क्रीन करके ले लीजिएगा, ठीक है, पीछे बैक करके। खूनी रविवार क्या है? व्हाट इज ब्लडी संडे, है ना। खूनी रविवार, ब्लडी संडे। खूनी रविवार जो क्या था ना, 1904 तक बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो है श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। मतलब जब महंगाई बढ़ जाएगा तो जो लेबर लोग है, जो श्रमिक के मतलब काम करने वाले जो मजदूर है, उसकी स्थिति क्या हो जाएगा, एकदम दयनीय हो जाएगा। उसकी वास्तविक मजदूरी 20% की गिरा, मतलब जो मजदूरी था वो भी कम हो गया, 20% कम हो गया। तो अतः वस्तु स्थिति में सुधार लाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग की हड़ताल में 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। मतलब कि इसकी गिरावट ना हो, है ना, सरकार उसकी मदद करे लोगों की। तो इसके लिए ना लोग क्या के सेंट पीटर्सबर्ग की हड़ताल में लाखों लोग जो उमड़ करके भाग लिया और वहाँ पे हड़ताल दिए। तो एक दिन जैसे कैसे धरना होता, अब देखिए कानून चल रहा ना पीछे, किसान कानून चल रहा, तो किसान कानून चलते चलते कभी कभी कैसे देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले देखिए हो गया, हंगामा हो गया। तो इसी तरह से धरना होते होते क्या हुआ ना कि एक बार ऐसी परिस्थिति हुआ कि 9 जनवरी 1905 जो कि रविवार के दिन था, है ना, रविवार के दिन था 9 जनवरी 1905 को अंग्रेजी सेना ने, मतलब वो उन लोग जो है पीटर्सबर्ग यानी कि जो उसकी ओर जो है बढ़ने लगे। तो अंग्रेजी सेना वहाँ पे पूरा गार्डिंग थे। तो वहाँ पे क्या करें, 1905 में अंग्रेजी सेना ने निहत्थे लोग, चूंकि मजदूर तो बेचारा निहत्थे कोई थोड़ी ना, ऐसे भी तो जो आंदोलन करता है या जो हड़ताल करता है वो कुछ लाठियाँ वाठियाँ नहीं लेकर आता, बस निहत्थे रहता है मजदूर। और बेचारा इस पर क्या किया, गोलियाँ, अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगी, जिससे हजारों लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए, और अनेक लोग क्या हो गए, घायल हो गए। ये जस्ट लाइक आपको पता क्या टैली करता है, जो भारत में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे ये जाके बहुत दर्दनाक वाकया यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो होता है अमृतसर में, तो उससे भी ज़्यादा उसी के तरह ये भयानक लगता है। तो जालियांवाला बाग तो इससे और भयानक, चूँकि वहाँ पे तो एक रास्ता था और बस, और कहीं जाने का कोई जगह नहीं था, मतलब कहीं पे बच ही नहीं सकता था। इसमें तो हो सकता है इधर उधर जाके भाग के छुप जाएगा तो हो जाएगा, चूँकि रास्ता था, रोड था, सड़क था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा। ओके, तो ये था खूनी रविवार, और उसी दिन को जो है ना खूनी रविवार जानते हैं, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश वाले देख ले, ब्लडी संडे ड्यू टू रेसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हुआ, जो महंगाई बढ़ रहा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और समझा तो दिया हूँ मैं हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में समझना है। बाकी कहीं कहीं गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता अंधाधुंध गोली, है ना, अंधाधुंध गोली चलाना। इनडिस्क्रिमिनेट स्टार्टेड फायरिंग, अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। मेजनी कौन था? हु वाज मेजनी? मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा था, मसीहा माना जाता है। वह दार्शनिक भी था, लेखक भी था, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आरंभ में वह जो है सब शुरू में वह कार्बोनरी का सदस्य बना। गणतंत्रवादी विचार के प्रचार के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना 1831 में की। मेटरनिक के पतन के बाद
पतन के बाद, ठीक है, उसने इटली में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। कौन? मेजिनी ने किया था। मेजिनी ऐसा प्रयास करा था कि मेटर्निक का जब पतन हो गया तो इटली में एक गणतंत्र राज्य की स्थापना किया, लेकिन प्रयास तो किया, लेकिन ये वो जो है सफल नहीं हो पाया और वह जो इटली से पलायन कर गया। देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा हो, ठीक है, स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। वह इटली से क्या हो गया? पलायन हो गया। ओके, तो पलायन कर गया, कहाँ से? इटली से पलायन कर गया। तो बस यही इसको लिखना है, बस काफ़ी है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश वाले देख लीजिए। देखिए मेटर्निक इसलिए अंडरलाइनिंग यहाँ पे हो गया। कार्बोनरी नाम है, एक्चुअली कंप्यूटर ना किसी का नाम पढ़ती नहीं पढ़ पाती, समझ नहीं पाती, ठीक है, बाकी सब कुछ समझती है। तो कंप्यूटर जो नाम नहीं समझते तो उसके जो मीनिंग नहीं समझेगी ना कंप्यूटर, वो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको ले लिए। ये है आपका पूंजीवाद क्या है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? पूंजीवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया था। मतलब जो निजी प्राइवेट कंपनी होता है ना, प्राइवेट कंपनी अपने ही फायदा के लिए सब कुछ करता है। एक ऐसी शासन है जो अपने निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट संपत्ति और प्राइवेट प्रॉफिट के लिए वो एक मानती है कि हमको जितना ज़्यादा लाभ हो जाए। इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग के लोग जैसे टाटा बिरला हो गया, डलमिया, अंबानी परिवार, ये सब आते हैं पूंजीवाद में। इसमें लोग अपने पूंजी के सहारे किसी सामान को स्टॉक कर अपनी दर का निर्धारण करता है। मतलब कोई भी सामान का जो मूल्य कितना होना चाहिए सरकार फैसला नहीं करेगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। खुद जो निजी व्यक्ति होंगे, जिसका पूंजी होगा, जिसका जो मार्केटिंग होगा, जिसका जो उत्पादक चीज़ होगा, उस पर वो अपना खुद जितना फायदा लेना चाहे वो ले सकते हैं, उतना निर्धारित करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। मतलब जनता जाए भाड़ में लेकिन अपने को फायदा हो। ये कौन जानती? प्राइवेट कंपनी, है ना, हर कोई जानता है। प्राइवेट में हर कोई चाहता है कि हमको ज़्यादा फायदा हो जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि जनता को भी राहत हो और मुझे भी कुछ फायदा हो जाए जो कि देश के काम में आ सके। तो पूंजीवाद के कारण काला बाजारी भी शुरू हो जाता है। पूंजीवादी होता है तो काला बाजारी कहीं पे सामान है 500 रुपये का, तो सामान रख दिया सोडा, बोला सामान बिक नहीं रहा। एक बार सुने हैं कि नमक नहीं मिल रहा, नमक खत्म हो गया कानून में, मतलब सॉरी नमक जो है समुद्र में नमक खत्म हो गया, बंद हो गया। नहीं तो पता रात क्या हो गया? दूध किलो 5-5 किलो बिकना शुरू हो गया था। देखे हुए होंगे आप, सुने भी होंगे 3-4 साल पहले कि 5-5 किलो उठा कर बोरे बेच रहा, मतलब खरीद रहा जाके। ये क्या काला बाजारी से बोलता है, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका इंग्लिश देख लो। देखो यहाँ पे बिरला लिखा हुआ, डलमिया, अंबानी, तो ये पढ़ेगा तो नहीं। देखो कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है, अंबानी को भी नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, खैर हम लोग तो पढ़ रहे हैं, है ना, इसको नोट कर लो। ओके, आपका है छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चीन को मुद्रण कला का विकास का श्रेय जाता है। यद्यपि अलग है, मूवेबल टाइपो द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूर्व में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। मतलब मूवेबल टाइपों का जो मुद्रण कला जो है इसका पूर्व में तो हुआ था इसका, लेकिन विकास जो यूरोप में अधिक हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाला मुद्रण का समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से व्यापार द्वारा यूरोप, जो उसको रेशम मार्ग बोला गया, सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। 13वीं यहाँ तो आगे पूछा गया 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस कला का प्रकाश जो यूरोप में जो पहुँचा था ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने, तो ताश खेलने और धार्मिक चित्र बनाने के लिए सबसे पहले उपयोग किया था। रोमन लिपि में अक्षरों की बहुत संख्या कम थी, तो उन्होंने कहा क्या लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से उससे हुआ, मतलब उसी से बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूर्व से यूरोप की ओर पहुंची। 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना, देखो प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 में, याद कर लीजिएगा, हुई थी, जर्मनी में हुई थी मिल, प्रथम पेपर मिल। कागज का आविष्कार कब किसने किया? तो बोलिएगा चीन ने किया, लेकिन प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी 1336 में और जर्मनी में हुई थी। छापाखाना का आविष्कार देखो जर्मनी के गुटेनबर्ग 1450 में होता। छापाखाना का आविष्कार 1450 में होता, कहाँ? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चल पढ़ते हैं। देखो ये इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में मुझे तो पढ़ना अभी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, है ना, आप इसको पढ़ लीजिए, ले लो कॉपी में लो फटाफट, इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए यहाँ पे मीन वाइल लिखा हुआ है, स्पेस यहाँ पे पड़ेगा। ओके डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक तो करना मत भूलो, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा कर दिया करो, क्योंकि आप ही की मदद से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बस मेरा कुछ हाथ नहीं है, मैं तो भूख रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं वीडियो फैला रहे हैं, आप
लाइक करें, वीडियो वायरल होगा, लाइक करेंगे वायरल होगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो अपने बंदों को हेल्प करो, अपने दोस्तों भाइयों को, ओके। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस चल रही है, पूछने की जरूरत नहीं किस टाइम चल रही है, डेली क्लासेस चल रही है, बस 1 से 2 दिन रहो, सब पता चल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।